यूपी पुलिस आगरा के एक घर के अंदर से भरभरा कर निकल रही है। पीछे पीछे यूपी पुलिस का एक जवान आटा रखने वाले कनस्तर या आटे वाले ड्रम को लेकर निकल रहा है और इसी ड्रम के अंदर रखी गई थी एक 8 साल की प्यारी सी बच्ची को, जिसके हाथ पैर गले तक को काट दिया गया। बाद में यूपी पुलिस ने कहा कि अफवाह है, गला नहीं काटा गया है, लेकिन तमाम जो लोग वहां पर मौजूद थे हर किसी का दावा था कि बच्चे को काट पीट कर ठूस कर उसके अंदर रखा गया था। अपराधी इतना शातिर था कि उसने बच्चे को काटने के बाद उसकी लाश के ऊपर आटा रख दिया ताकि जो बू है वो बाहर तक ना आए। अब उसके बाद यूपी पुलिस किस तरीके से एक एक कर कई मामलों में फेल होती चली गई। जो अपराधी था उनके चुंगल से अभी भी फरार है और किस तरीके से जब मोहल्ले के लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है तो यूपी पुलिस अपनी सफाई में क्या क्या चीजें कहती हैं, पहले वो सुनिए, फिर आपको आगे की कहानी समझाते हैं। अब पकड़ के उनको जेल भिजवाएंगे, लिखा पड़े जितना हो सकता है मैक्सिमम सजा दिलवाने का हम प्रयास करें। फांसी की सजा होगी। ठीक है, आपको कहाँ पर जमानत ही तो नहीं चाहिए भाई, इतनी बड़ी घटना हो गई, हृदय विदारक। नहीं, मैं तो मैं गया तीनों की फांसी होनी चाहिए। अरे होगा भाई, आप सहयोग करो, सब होगा। वो तो की बीमार है, उसे भी फांसी होनी सब चाहिए। फांसी होगा, जो आप नाम लिखाएंगे उसे लिखा पड़ी होगी, फांसी होगी। आप निश्चिंत रहो, ऐसा नहीं है। तो सुना आपने कि किस तरीके से यूपी पुलिस ढांढस बांध रही है लोगों के बीच में। लेकिन जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बच्ची के किडनैप, उसके मर्डर और उसके हाथ पैर को काटने के बाद भी अभी भी जो अपराधी है वो यूपी पुलिस के चंगुल से कोसों दूर है। क्यों यूपी पुलिस अब तक उस अपराधी को नहीं पकड़ पाई और इस अपराधी ने उस छोटी सी बेटी को या बच्ची को क्यों मौत के घाट उतारा? और ये जो अपराधी है ये घर के महज कुछ ही कदम की दूरी पर रह रहा था, ज्यादा दूर नहीं रह रहा था। क्या था मकसद, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो 8 साल की प्रज्ञा, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो पोस्टर है, ये यूपी पुलिस के द्वारा बनवाया गया है, यानी आगरा पुलिस के द्वारा। और इसमें अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर लिखा है मिसिंग चाइल्ड, गुमशुदा प्रज्ञा, 8 साल उम्र लिखी गई है। इसके अलावा लिखा है कि कब से वो गायब है, साफ तौर पे लिखा है 24 मार्च की दोपहर से गायब है। ये भी लिखा है कि आखिरी बार कहाँ देखा गया, सिद्धार्थ नगर की जो चौकी है वहाँ पर उसे देखा गया। इसके अलावा उसने क्या पहना है, उसकी जो आंखें हैं भूरी हैं, उसने बाल बांधे हुए हैं, ब्लैक रंग का उसने टर्टल टॉप पहना है, उसके ऊपर उसने मिंट कलर की एक फ्रॉक जो है वो पहनी हुई है। बाकायदा ये पोस्टर छपता है और इसके बावजूद सोचिए जो यूपी पुलिस है एक बच्ची की लाश को ढूंढने में, उसका पता लगाने में 30 घंटे का वक्त ले लेती है। परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, एक रात से अगली रात हो जाती है और तब जाकर आगरा पुलिस को पता लगता है कि बच्ची तो बगल वाले घर में है, उसको काट कर उसके टुकड़े कर कर उसे कनस्तर में भर दिया गया है। सबसे पहले आप उस घर को देखिए, वो ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, वो जगह देखिए जहाँ पर इस कत्ल को अंजाम दिया गया, उन लोगों का उन बातों को सुनिए, तब मैं आपको आगे की कहानी बताऊंगी कि आखिर बच्ची के साथ हुआ क्या था। मैं आपको वो घर दिखाना चाहता हूँ जो किराए देखिए, उनकी जो दादी माँ है वो हमारे साथ है। इसी देखिए, मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूँ कि ये उनकी दादी माँ है और इसी घर में बच्ची की हत्या की गई है। और ये जो ड्रम आप देख रहे हैं, इस ड्रम में ही बच्ची को आटे का जो ड्रम होता है, कनस्तर बोल दो, कनस्तर, कोई आटे को ना देखो सर ने, आज मोड़े चढ़े, मोड़े ने टारो टोरो, कल पुलिस वाले ने वो ड्राम ही ना देखो, सब देखो। आरोपी जो सुनील है उससे आप लोगों के संबंध ठीक थे या कुछ? जबते तो ठीक है, वो अब दारू पी के अम्मा बजा देते भाई। अब अम्मा ना रही तो अपरा हो तो 3 दिन आते, अम्मा चली गई भाई, बड़े बेटा जब पदमा नहीं रहा तो अपरा हो तो 3 दिन आते। कहाँ का रहने वाला है? जब बस्ती का जगह बेच दिए वाने, किराने पर एंडोल 4 बेटा और मेहता ही बाप, जगह बेच दिए। जो परिवारीजन हैं और जो भी रिलेटिव्स हैं, जो बस्ती के लोग हैं, वो अब आरोपी सुनील की फांसी की मांग कर रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक घटना है, आक्रोशित परिजन है। देखिए किस तरह से जबरदस्त तरीके से
जो आक्रोश है वो तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो ये उस बच्ची की दादी हैं जो बार बार रिपोर्टर के सामने, कैमरे के सामने इस ड्रम को लेकर आ रही हैं, क्योंकि ड्रम के अंदर वही कनस्तर रखा है जिस कनस्तर के अंदर इस छोटी सी प्यारी सी बच्ची को काट कर रखा गया। ऊपर से आटा भर दिया गया ताकि कोई भी जब इस कमरे में देखे या बाई चांस किसी को शक हो और कोई आए तो उन्हें आटा ही दिखे, अंदर बच्ची दिखे ही ना। वो बार बार, ये जो दादी है, बार बार इनका गुस्सा निकल रहा है उफान पर और बोल रही है कि हमें भी उसे टुकड़ों में काटना है, उस इंसान को फांसी मिलनी चाहिए। अब आपको बताती हूँ कि आखिर पूरी वारदात है क्या और कौन है वो शख्स जिसने इस बच्ची के साथ ऐसा घिनौना काम किया। दरअसल आगरा के ताजगंज में दिनेश नाम के एक शख्स हैं जिनका परिवार रहता है। उनकी माता जी जो दादी हैं बच्ची की, उनकी पत्नी, उनकी एक और बेटी है और एक बेटी 8 साल की है जो अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल ये जूता कारोबारी हैं, इनका कारोबार चलता है और इस जगह पर इनके 2 मकान हैं। एक मकान है जिसके अंदर ये रहते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी, अपनी माँ के साथ, और एक और मकान है, ये जो आप मकान देख रहे हैं ना, जिस मकान के अंदर से लाश निकली है, इन्हीं की बच्ची की लाश इन्हीं के मकान से निकली है। तो एक मकान ये भी है जहाँ पर इन्होंने किराएदारों को रखा हुआ है। अब होता क्या है, तो 24 तारीख को दरअसल ये जो बच्ची 8 साल की है घर के बाहर खेल रही थी, वक्त होगा दोपहर के 2 बजे। अब इसी के बाद इसका ट्यूशन जाने का भी टाइम होता है, तो माँ जो है वो बाहर आकर देखती है और वो देखती है कि प्रज्ञा जो है बाहर अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ खेल रही है। वो फिर से अंदर चली जाती है अपनी छोटी बेटी के पास। अब यहाँ पर जो पिता हैं वो निकल जाते हैं काम के लिए, रोज़ जैसा माहौल होता है, दादी भी अपना काम कर रही होती है। 1 घंटे बीतने के बाद जब प्रज्ञा घर में नहीं दिखती या कहीं भी नहीं दिखती तो माँ बाहर आकर देखती है और फिर से चीज़ें देखती है, तो उन्हें लगता है कि शायद जो प्रज्ञा है, जो बच्ची है, ये ट्यूशन चली गई है, क्योंकि उसके ट्यूशन जाने का टाइम हो गया था। अब ट्यूशन से आने का टाइम भी हो गया, सोचिए 4 बज गए, बच्ची अब तक आई नहीं। 3 से 4 1 घंटे का ट्यूशन था, पास में ट्यूशन भी था, बच्ची अब तक घर नहीं आई, तो माँ को परेशानी होती है। वो फ़ौरन पिता को बताती हैं, दादी को बताती हैं, तो सब लोग कहते हैं कि थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं। अब 5 बजे का जब वक्त हो जाता है, वो लोग इतना जब वेट कर लेते हैं तो उन्हें लगता है कि अब आखिर वो कहाँ रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं। फ़ौरन ट्यूशन टीचर को कॉल किया जाता है। जब ट्यूशन टीचर से बात की जाती है और पूछा जाता है कि प्रज्ञा कहाँ पर है, वो अभी तक घर नहीं आई, तो वो साफ इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, आज आपकी बच्ची ट्यूशन पढ़ने आई ही नहीं। अब ये सुनने के बाद जो माँ थी उनकी हालत ख़राब हो जाती है। पिता भी सकते में आ जाते हैं कि अचानक से हुआ कि हम तो सोच रहे थे बाहर खेल रही है, फिर ट्यूशन पढ़ने चली गई रोज़ की तरह। अब आखिर वो गई तो गई कहाँ। इसके बाद हर एक घर में पूछा जाता है, ट्यूशन वाले रास्ते में जो माँ बाप हैं वो निकल कर देखते हैं। इसके बाद होती ये चीज़ें हैं कि जब देखते हैं, नेबर्स भी जब देखते हैं कि घर के लोग परेशान हैं, एक माँ बाप अपनी बच्ची को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सब लोग जानते थे प्रज्ञा को। अब वो जब कहीं नहीं मिल रही तो आसपास के जो पड़ोसी लोग थे वो भी बाहर निकलते हैं। हर कोई अपने गली मोहल्ले में जिसका जितना बन पड़ता था मदद करते थे और कोशिश कर रहे थे कैसे भी प्रज्ञा को ढूंढ लिया जाए। समय जो है बढ़ता जा रहा था, लगातार सबकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब सोचिए 5 से 4 घंटे बीत जाते हैं, रात के 9 बज गए, प्रज्ञा का अब तक कुछ भी नहीं पता लगा। ऐसे में एक शख्स और था, नाम है सुनील, जो दिनेश हैं, जो प्रज्ञा के पिता हैं, उनका किराएदार था और इसी घर में रहता था जिससे लाश निकली है, लाश बरामद की गई है। अब वो जो सुनील था वो बार बार कहता है कि देखो प्रज्ञा कहीं मिल नहीं रही, एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं, हमें दबाव बनाना पड़ेगा, हमारी बच्ची ऐसे कहाँ गायब हो गई। और फ़ौरन जो सुनील है, आसपास के जो और पड़ोसी लोग हैं, जो पिता दिनेश हैं, वो सारे पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। पुलिस में इत्तला की जाती है। अब बच्ची गायब हुई थी, किडनैप हुई थी, एक 8 साल की बच्ची, छोटी सी बच्ची। फ़ौरन जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। दूसरी तरफ जब 2-3 घंटे बीत जाते हैं, बच्ची नहीं मिलती है, तो पुलिस जो है ये पोस्टर जो आप देख रहे हैं मिसिंग का, ये भी बनवा लेती है, हर जगह दीवारों पर लगवा दिया जाता है। अब इधर होता ये है कि 24 तारीख की पूरी रात, तो सोचिए 9 से 10, 10 से 11, 12 बजते चले जाते हैं और पुलिस जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तभी वो जब सीसीटीवी पर उनकी नज़र जाती है आसपास की गलियों में, तो वो सोचते हैं क्यों ना इन गलियों के सीसीटीवी को चेक किया जाए। अब एक एक करके सारे सीसीटीवी जब चेक किए गए तो उसमें दिखता है कि 3 बजे के आसपास जो ये छोटी सी बच्ची है, ये एक दुकान से चिप्स खरीद रही है। अब ये जो तस्वीर दिखती है पुलिस को, ये उसकी आखिरी तस्वीर थी, समझिए इसके आखिरी डिजिटल फुटप्रिंट थे जिसमें पहली बार या बच्ची जो है वो चिप्स खरीदते दिखती है। अब ना इसके आगे कुछ दिखता है, ना इसके पीछे का कुछ पुलिस को पता लगता है। पुलिस भी परेशान कि आखिर बच्ची चली तो गई, आखिर गई कहाँ। अगला दिन लग जाता है, यानी 25 तारीख आ जाती है, सुबह सूरज चढ़ता है, पुलिस वाले रात से लगे हुए थे, 10 टीमें बना ली जाती हैं, हर कहीं तहकीकात की जाती है। ये तक देखा जाता है कि कहीं कोई बच्ची को उठा कर तो नहीं ले गया, कहीं ऐसी किडनैपिंग तो नहीं होगी, बच्ची खुद ही किसी खेत वेत के रास्ते बाहर तो नहीं चली गई। हर एक जगह जो है पुलिस की टीमें लग जाती है, जहाँ सीसीटीवी नहीं है वहाँ भी जाँच पड़ताल की जाती है। लेकिन इसी सिलसिले में होता ये है कि जो पिता हैं वो जब समय बीतता है, 25 तारीख की रात हो जाती है, आप समझिए मोटा मोटा 25 घंटे बीत जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर मुझे डाउट है,
हमारा जो किराएदार सुनील है वो आपके पास आया था कंप्लेन लेकर। वो कल तक तो मेरे साथ था, लेकिन आज सुबह से जब मैं उसे फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो उसका नंबर नहीं मिल रहा, स्विच ऑफ जा रहा है, उससे कोई बातचीत नहीं हो पा रही और आज सुबह से वो गायब है। तो मुझे हो ना हो उस पर शक है। तो एक आप काम करिए, हर चीज़ की तलाशी लीजिए। आप सबसे पहले हमारे घर से शुरुआत करिए, आस पड़ोस के घरों की तलाशी लीजिए और हर तरह से जैसे भी आप कर सकते हैं आप हर एक घर की तलाशी लीजिए। अब पुलिस को जब लगता है कि हमने हर कहीं दूर दराज में ढूंढ लिया, क्यों ना घर के अंदर ही तलाशी शुरू की जाए। तो आप यूँ समझिए, जिस घर में बच्ची रहती थी, जो पिता का घर था, वहाँ भी तलाशी होती है, आस पड़ोस के घर में तलाशी होती है, और ये जो घर है जिसके अंदर किराएदार सुनील रहता था, इस घर की भी तलाशी होती है। एक एक कमरे को छाना जाता है, छत को छाना जाता है, हर कमरे को देखा जाता है तो दिखता है कि एक ड्रम रखा हुआ है, ड्रम के अंदर कनस्तर भी है, आटे जैसा कुछ दिखता है। लेकिन जैसे जो पुलिस की टीम है वो कमरे में दाखिल होती है, उन्हें बदबू आना शुरू होती है। अब बदबू जैसे जैसे वो पास जाएं वैसे वैसे और बढ़ जाए। सबसे पहले दूर से देख के लगता है कि एक ड्रम है नीले रंग का, उसके अंदर कनस्तर रखा हुआ है, तो उसमें क्या ही हो सकता है, आटा ही रखा होगा या खाने पीने का कोई सामान होगा। लेकिन जिस हिसाब की बदबू थी वो पुलिस को मजबूर करती है। जो सिपाही थे वो आगे तक जाते हैं, वो ड्रम से जो भी सामान ऊपर रखा था उन्हें हटाते हैं और देखते हैं कनस्तर नीचे रखा था जिसमें कुछ आटे जैसी चीज़ थी। जब उसको हटाकर देखा जाता है क्योंकि बदबू बहुत तेज़ है तो खून के निशान दिखते हैं, मतलब कुछ खून के धब्बे जैसे दिखता है, और फ़ौरन उसे खाली किया जाता है। तो अंदर छोटी सी प्रज्ञा, जिसे काट कर ठूंसा गया था, उसकी लाश मिलती है। लाश देखते ही माँ की हालत ख़राब होती है, वो बेहद परेशान हो जाती हैं, वो बेहोश पड़ जाती हैं और सबको समझ में आ जाता है कि कातिल है तो है कौन, क्योंकि सुनील वो गायब है। अब आखिर जब इस बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, जब इन्वेस्टिगेशन की गई, इसके बाद क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, जब पुलिस ने पूरी छानबीन की तो पुलिस को क्या पता लगा कि आखिर ये जो किराएदार था इसने इस बच्ची का कत्ल क्यों किया। क्या इसने इस बच्ची के साथ रेप भी किया? इसने इस बच्ची का कत्ल करने के पीछे इसका मोटिव क्या था? कौन सी ऐसी वजह थी? क्या कोई नफरत थी, परिवार से कोई दुश्मनी थी? आप आगे वो भी समझिए, लेकिन उससे पहले जानिए जो बच्ची की चाची हैं, वो जो पूरी कहानी बता रही हैं, वो बता रही हैं किस तरह से सुनील ने उनका पूरा घर बर्बाद कर दिया। पूरा मामला ये है कि कल 3 बजे से लड़की गायब है। उसका प्रज्ञा था, उसका 8 साल की लड़की थी। हाँ, तो हमने ये कैमरों में सब में धुड़वाई है, वो लड़की नहीं निकली है। उधर दिखवाई थी, उधर दिखी थी थोड़ा सा, फिर उसके बाद इसी चौक में से ही गायब हो गई है, वो फिर नहीं मिली है। इधर भी एक कैमरा लगा हुआ है, उधर भी देखिए लड़की, उधर भी नहीं मिली है। इधर भी देखिए, इधर भी नहीं। मतलब यही चौक खा गया है, ये समझ लो। पुलिस पे वो करी थी, कन्फर्म किया था, तो उसने बोला था कि ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। और दोपहर को भी उससे ये बोला था हमने कि ढूंढो, वो करे ढूंढ रहे हैं, पर कोई रीजन निकल के नहीं आया बिल्कुल भी कि लड़की कहाँ है कहाँ नहीं है बिल्कुल। अब सारे घरों में ढूंढा था उसको, हमारे भी घर में देखा था, सारी गोबर चौकी में देखा था। फिर वो पुलिस चली गई, जाने के बाद फिर दूसरी पुलिस आई है, तो आते ही वो ताला टूटा था या तोड़ा था, तो पहले पुलिस ने बोला था दोपहर को कि लड़की मिल जाएगी, शाम तक मिल जाएगी। तो उनको पता था, तब क्यों नहीं बताया था उन्होंने? कैसे हालत में मिली? उसके टुकड़े मिले थे, उस आटे के कनस्तर में थे, उसमें खोल के नहीं दिखाया, उसमें लड़की थी अंदर, ऊपर से आटा डाल दिया था। ऊपर उसी के कमरे में मिली है, किराएदार के में, और उसका नाम वो है सुनील है, उसका नाम। काम करता था, पेस्टिंग का काम करता था, या इनके यहाँ पे भी करता था, वहाँ पे भी करता था। इनके बड़ा भाई है उनके में, वो रह रहा था, 1 साल से रह रहा था, 1 साल से रह रहा है ना, 1 साल से रह रहा है। दूसरी लग गई है उसको। क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है, हमारा तो बस रहता था यहाँ पे किराए पे। उसके माँ बाप रहते थे। माँ बाप रहते थे। हम तो ये चाहते कि जैसे हमारी लड़की के टुकड़े करे हैं वैसे ही उसके टुकड़े चाहिए हमें। फांसी नहीं, जैसे वो तड़प तड़प के मारी है ना, उसको भी ऐसी तड़प तड़प के पिटना चाहिए, मारना चाहिए। ये इंसाफ चाहिए हमें। घर वालों की हालत खराब है। एक 8 साल की प्यारी सी बच्ची जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है और जिस तरीके से उसे मारा गया है वो किसी भी माँ बाप के लिए देख भरना उनके लिए तकलीफ देह होता है। और ऐसे में पड़ोस में रहने वाले खुद का एक किराएदार जो हर महीने जो किराए का पैसा देता था, जब वही ये सारे काम कर दे जिसे हर मोहल्ले में हर गली में ढूंढा जा रहा था, वो नाक के नीचे उस बच्ची को मारकर बैठा हुआ था। जब इसके बारे में हमने जांच पड़ताल करनी शुरू की, हमने पूछने की कोशिश की कि दरअसल शक हुआ तो हुआ क्यों सुनील के ऊपर, तो सुनील की कहानी आपको जाननी जरूरी है। सुनील पहले कामकाजी था, उसके पास काम था, लेकिन अचानक से उसकी
नौकरी चली जाती है। नौकरी चली जाती है, फिर उसकी जिंदगी में इस तरीके से बदलाव आता है कि जो उसकी बीवी भी थी वो भी उसे छोड़कर चली जाती है। मतलब आर्थिक तौर पर तो कमजोर हो चुका था और जिंदगी में भी उसके उथल पुथल मचना शुरू हो चुकी थी। अब इसके बाद अक्सर ये हो रहा था कि जब भी ये लोग किराए का पैसा मांगने जाते, ये कहता कि देखिए मेरी तो नौकरी जा चुकी है, मेरी बीवी मुझे छोड़ के जा चुकी है और ऐसे में मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ इंतजाम कर रहा हूं, जल्दी जब पैसे हो जाएंगे मैं आपको पैसे मुहैया करवा दूंगा। अब जो किराएदार है, जो मालिक थे, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम रहो तब तक। लेकिन इसी बीच सुनील की जो माता जी है उनका भी देहांत हो जाता है और उसके बाद दिमागी संतुलन सुनील का खो जाता है। लेकिन फिर भी जो किसी तरीके से वो अपना जीवन यापन करता है और लगभग कुछ ही समय पहले उसने 5,000 रुपए हाउस रेंट भी दिया था किराएदारों को। मतलब ये जो प्रज्ञा के जो माता पिता है उनको 5,000 रुपए दिया भी और कहा कि मैं आने वाले समय में और भी पैसे जुटाकर आपको सौंप दूंगा। अब यहां पर सुनील ने ये सारी चीजें क्यों की, किस लिए की? क्योंकि जो पोस्टमार्टम है आज लगभग गुरुवार है और आज ही की सुबह सुबह 9 से 9:30 बजे की सुबह सुबह पोस्टमार्टम भी हुआ। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है हमने पता करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और डॉक्टरों की तरफ से अब तक कुछ भी साफ तौर पर नहीं बताया जा रहा है। जितने भी मोहल्ले के लोग थे उन्होंने ये दावा जरूर किया कि देखिए जो हाथ पैर को काटकर यानी गले को भी काटकर उसके अंदर भरकर रखा गया था। लेकिन पुलिस ने दावा ये किया है, देखिए हम दोनों तरफ की आपको बातें बता रहे हैं, पुलिस ने दावा जरूर किया है कि देखिए ये महज अफवाह भर है, बच्ची की गले को नहीं काटा गया है, वो ऐसी इंटैक्ट उसके अंदर रखा गया था, लेकिन बाकी सारी चीजें काट कर रखी गई थी। लेकिन हमारे कुछ जो सूत्र हैं और जो मोहल्ले के जो लोग हैं उन्होंने जब पहली बार आंखों देखी जो चीजें देखी, उन्होंने ये दावा जरूर किया है कि बच्ची को जिस तरीके से काटा गया था, जो गला था वो शरीर से जुड़ा हुआ नहीं था और ऐसे में जो सुनील था उसने हाथ पैर को काट कर अंदर ठूस के रखा था। अभी जो सारी बातें क्यों आ रही थी, क्या किडनैपिंग हुई थी, क्या उस बच्ची के साथ कोई गलत काम भी हुआ था, इस पर अब तक पुलिस ने चुप्पी साधी हुई है। लेकिन हां, पुलिस इस मामले को एक तरीके से हत्या का मामला मानते हुए उस पर आगे की जांच पड़ताल कर रही है और समझना चाह रही है कि जो सुनील है वो किस कदर कहां भागा, कैसे भागा, क्योंकि सुनील ने इस चीज को सुनिश्चित जरूर कर लिया था कि किसी भी सीसीटीवी कैमरे में वो नजर ना आए, कि अक्सर जो बच्ची को अगर वो किडनैप करने जा रहा है तो किसी सीसीटीवी कैमरे में उसका चेहरा ना दिखे। और शराब पीने का ये जो आदी सुनील था अक्सर नशे में रहता ही था, लेकिन ये नशे में रहता था, दिमागी संतुलन खराब था, आर्थिक तंगी थी, परिवार में कई सारी मजबूरियां थी। इन सब को अगर आप साइड में रखेंगे और एक क्रिमिनल माइंड को अगर आप डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जो हम कर रहे हैं इस वक्त, तो आपको समझ में आएगा कि सुनील इतना ज्यादा शातिर था, उसे पता था कि मोहल्ले में कहां कहां कैमरे लगे हैं और कहां कैमरे नहीं लगे हैं। और इसलिए आपने जब पुलिस और जब मोहल्ले के जितने भी लोग थे, माँ बाप थे, हर सीसीटीवी को जब जाके देख रहे थे तो लड़की वहां पर कभी चिप्स की दुकान के पास कहीं पर खेलती हुई नजर आ रही है, लेकिन आसपास कहीं नजर नहीं आ रही। तो सुनील ने इस बात को भी ध्यान रखा कि किसी भी सीसीटीवी कैमरे में उसका चेहरा ना आए, वो जाता आता हुआ नजर ना आया और एकदम बिल्कुल परफेक्ट क्राइम करने की उसने कोशिश की। उसने पहले बच्ची को किडनैप किया, किडनैप करने का मर्डर किया, काटा पीटा, ऊपर से आटा डाला। शायद उसका मकसद ये था कि किडनैपिंग कर कर वो परिवार से ही पैसे की उगाही करे, उनसे पैसे मांगे और जो पैसे मिले उसके बाद उसी को वापस किराए के तौर पर वो वापस कर दे। लेकिन जब सुनील ने मर्डर किया और जिस तरीके से वो गायब हुआ, ना ही कोई उसे पुलिस पता लगा पा रही है, ना ही उसका फोन ऑन है, और इस वजह से पुलिस को दिक्कत हो रही है कि सुनील तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे जाए, क्योंकि मार कर इस तरीके से छूमंतर हुआ है। वो रेलवे के रास्ते गया कि बस के रास्ते गया, क्योंकि इतना ज्यादा शातिर है कि उसे ट्रैक कर पाना मुश्किल है। और ऐसे में जब लोग ये कहें कि उसका दिमागी संतुलन खराब है, तो ये शातिर क्रिमिनल का माइंड है, दिमाग खराब नहीं है, वो अपने आप को दूसरों से बहुत ज्यादा होशियार समझता है। और इसलिए जब यूपी पुलिस की 10-10 टीमें लगी हैं, तब अभी भी वो उनके चंगुल से बाहर है, मर्डर कर कर एकदम आजाद घूम रहा है इस दुनिया में, और उसे डर भय के नाम, उसकी नाम के अंदर कोई चीज ही नहीं है। तो हमें लगा कि इस रिकॉर्डिंग क्राइम के जरिए जो सुनील का जो चेहरा हमने इसलिए आपको दिखाया कि अगर चलते हुए बस के अंदर,
ट्रेन के अंदर अगर आपको सुनील दिखाई पड़े तो यूपी पुलिस को जरूर इत्तला करें कि एक क्रिमिनल, एक हत्यारा, बच्ची को मारने वाला एक शातिर क्रिमिनल आपके सामने बैठा है। अब तुरंत यूपी पुलिस या जो भी वहां पे पुलिस है आसपास, उन सबको इत्तला करके बताएं कि एक हत्यारा आपके सामने बैठा है। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।